Hello friends, welcome to my channel The Easy Gate. I am Rahul Gupta. If you are new to my channel, please subscribe, share and like video. Don't forget to press the bell icon to get the latest update and provide your valuable comments. हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इजी गेट। तो हमने नेटवर्क सीरीज स्टार्ट कर ली थी और नेटवर्क में हमने एक बहुत ही बड़ा एक पैकेज तैयार कर लिया, वो है डीसी एनालिसिस। स्टेडी स्टेट डीसी एनालिसिस हमने कर लिया, जिसमें हमने देखो ओम्स लॉ पढ़ा है, हमने केसीएल केवीएल पढ़े हैं, हमने नोडल मैथ्स पढ़े हैं। अब जो भी चीजें हमने यहाँ पे पढ़ी हैं, ये सारी की सारी चीजें आपके एसी में भी सेम होती हैं। जो केसीएल वहां पे था, वो केसीएल आपका एसी में भी होगा। जो केवीएल आपका डीसी में था, वही एसी में होगा। जो नोडल और मैथ एनालिसिस डीसी में हमने अप्लाई किए हैं, वही एनालिसिस आपके किस में होंगे, एसी में भी होंगे। तो आज हम एसी सिंगल स्टार्ट करने वाले हैं। तो एसी में स्टूडेंट को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम इसलिए आती है क्योंकि डीसी और एसी में डिफरेंस क्या है। अगर मैं डीसी और एसी की बात करूं, डीसी में जो आपकी कैलकुलेशन होती है वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती है। जैसे हमने वहां पे केसीएल लगाया तो सिंपल हम बोल देंगे 3 + 2 = 5 एम्पियर हो जाएगी। वहां पे सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड पता होता है डीसी में। बट अगर मैं एसी की बात करूं तो एसी में आपको मैग्नीट्यूड के साथ साथ फेज का भी नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि आपको मैग्नीट्यूड के साथ साथ फेज को भी साथ साथ लेके चलना है। तो वहां पे फिर आप ऐसा नहीं बोल सकते हो 3 एंगल 30 डिग्री प्लस 4 एंगल 40 डिग्री दिया है तो अब आप बोलोगे सर इसको 7 हो जाएगा। नहीं, ये चीज नहीं होगी, 7 नहीं होगी। अब आपको ऐड करना आना चाहिए कि हमें दो एसी सिग्नल को कैसे ऐड करना है, कैसे सब्ट्रैक्ट करना है। तो सिंपल सी बात है कि अगर हमें एसी सिग्नल जानना है, एसी सर्किट को बहुत अच्छे से सॉल्व करना है, एसी सर्किट पे कमांड लानी है, तो आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नंबर पे थोड़ा कमांड होना चाहिए। आपको कॉम्प्लेक्स नंबर की कैलकुलेशन आनी चाहिए कि उसका रेक्टेंगुलर फॉर्म क्या होगा, उसका पोलर फॉर्म क्या होगा, उसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगा, उसमें लैगिंग का कॉन्सेप्ट क्या होगा, उसमें लीडिंग का कॉन्सेप्ट क्या होगा। ये बहुत ही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है जो आज हम कवर करने वाले हैं। तो इस लेक्चर को बिल्कुल भी मिस मत करना, शुरू से लेकर एंड तक देखना। 1 सेकंड का भी मिस हो गया तो आपका कॉन्सेप्ट मिस हो जाएगा। तो आज के लेक्चर में हम यही पढ़ने वाले हैं कि बेसिकली एसी सिग्नल है क्या। एसी सर्किट पढ़ने के पहले हमें सबसे पहले जानना है एसी सिग्नल है क्या, कौन कौन से एसी सिग्नल हमें पढ़ने होते हैं, क्या उसका बेस होता है, क्या उसका एंगल होता है, क्या लैग है, क्या लीड है, और हम कैसे एसी सिग्नल को ऐड करेंगे। हम दो सिग्नल दिए हुए हैं तो हम कैसे पहचानेंगे कौन लैग कर रहा है कौन लीड कर रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि हमें प्योर एसी सिग्नल पढ़ने हैं। प्योर एसी सिग्नल का मतलब होता है कि जिसमें कोई भी हार्मोनिक प्रेजेंट ना हो, तो सिर्फ प्योर एसी सिग्नल होते हैं साइनसोइडल सिग्नल, या तो साइन या फिर कॉस। तो हमें सिर्फ दो ही सिग्नल पढ़ने हैं एसी में, पूरे एसी एनालिसिस में हमें सिर्फ दो ही सिग्नल पढ़ने हैं, या तो साइन या फिर कॉस। अगर मैं बात करूं, आपको दो सिग्नल दिए हैं, बीटी = एसी साइन ओमेगा टी या फिर एम साइन ओमेगा टी। इसको एम लिख दें, एम क्या है, इसकी पीक वैल्यू है। या फिर इसको लिख दें हम बीएम, वोल्टेज है तो हम इसको लिख देते हैं बीएम, बीएम साइन ओमेगा टी। और बीटी = होता है, हो सकता है बीएम कॉस ओमेगा टी। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ दो ही सिग्नल होंगे, या तो साइन बेस होगा या फिर कॉस बेस होगा। हमें यहीं से एसी स्टार्ट करनी है कि इसमें है क्या। बीएम क्या है, बीएम कहलाता है आपकी पीक वैल्यू। पीक वैल्यू एसी में आपको तीन वैल्यू मिलेगी, एक तो एसी वैल्यू होगी, एक आरएमएस वैल्यू होगी और एक एवरेज वैल्यू होगी। तो एसी में सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही होता है कि कहाँ पे हमें पीक यूज करना है, कहाँ पे हमें आरएमएस यूज करना है, कहाँ पे हमें एवरेज यूज करना है, किस फॉर्मूले में हम आरएमएस वैल्यू रखें, किस फॉर्मूले में हम पीक वैल्यू रखें। ये सारी चीजें बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं। अगर आपने एसी में वो चीजें सीख ली तो एसी में आपका अच्छा कमांड हो जाएगा। तो डीएम क्या है, आपकी पीक वैल्यू है। अगर मैं ओमेगा बोलूं तो ओमेगा कहलाता है आपकी एंगुलर फ्रिक्वेंसी। यहाँ पे बहुत ज्यादा गलतियां होती हैं। एंगुलर फ्रिक्वेंसी, आपकी दो तरह की फ्रिक्वेंसी होती है, दोनों फ्रिक्वेंसी है। एक होती है एंगुलर फ्रिक्वेंसी और एफ = होता है, ये होती है आपकी लीनियर फ्रिक्वेंसी। लीनियर फ्रिक्वेंसी, दोनों फ्रिक्वेंसी है। अब आप पहचानो कैसे, वो सिर्फ इतना बोल देगा कि इस सर्किट की फ्रिक्वेंसी ये है। तो फिर आप कैसे पहचानोगे कि ये ओमेगा दिया है या फिर एफ दिया है, क्योंकि ओमेगा और एफ में क्या रिलेशन होता है, ओमेगा = 2πf। अगर आपको ओमेगा दिया है तो आप ओमेगा यूज करोगे। जैसे जब आप रिएक्टेंस निकालते हो, जनरली आपकी गलतियां वहीं पे होती हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, इंडक्टर का रिएक्टेंस होता है ओमेगा × एल।
या फिर 2πf/L। तो आप वहां पे 2πf यूज करोगे या फिर ओमेगा इंटू एल यूज करोगे, वो डिपेंड करेगा कि आपको फ्रिक्वेंसी की यूनिट क्या दी है। अगर आपको रेडियन पर सेकेंड दिया है, ध्यान से सुनेंगे, अगर आपको रेडियन पर सेकेंड दिया है तो वो आपकी एंगुलर फ्रिक्वेंसी होगी। अगर आपकी साइकिल पर सेकेंड या फिर हर्ट्ज दी हुई है, HZ हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी दी हुई है, तो वो आपकी लीनियर फ्रिक्वेंसी होगी, f की वैल्यू होगी। तो यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो आपको, इसलिए आपको यूनिट का बहुत अच्छे से ध्यान देना है। अगर वो ओमेगा है तो वो होगी आपकी एंगुलर फ्रिक्वेंसी और यूनिट होगी रेडियन पर सेकंड, और अगर f है तो वो होगी आपकी लीनियर फ्रिक्वेंसी और यूनिट होगी उसकी हर्ट्ज। ये चीज आपको ध्यान देनी है। तो ये आपके दो सिग्नल है। अगर मैं दोनों सिग्नल को थोड़ा ड्रॉ करूं तो देखो कैसे ड्रॉ होंगे। अगर मैं साइन को ड्रॉ करूं, साइन कैसे ड्रॉ होगा देखेंगे। साइन सिग्नल कुछ ऐसे ड्रॉ होगा, लाइक दिस इज BT इक्वल टू BM साइन ओमेगा टी। अगर मैं कॉस को ड्रॉ करूं तो कॉस कैसे ड्रॉ होगा, कॉस कैसे ड्रॉ होगा, कॉस को ड्रॉ करूं तो कॉस कुछ ऐसे ड्रॉ होगा। ये दोनों वेवफॉर्म आपको पता होनी चाहिए कि साइन और कॉस आपके कैसे ड्रॉ हो रहे हैं, तभी आप कोई भी सिग्नल आप ड्रॉ कर पाओगे। दिस इज BM कॉस ओमेगा टी। ये तो हो गया आपकी बेसिक दो सिग्नल हैं, एक तो साइन ओमेगा टी, एक है कॉस ओमेगा टी, जिसमें आपको पीक वैल्यू पता लग गई है, उसकी फ्रिक्वेंसी पता लग गई है। और इसका अगर मैं टाइम पीरियड देखूं, टाइम पीरियड क्या होता है, टी इक्वल टू 1/f, ना कि 1/ओमेगा। टी इक्वल टू होता है 1/f और इसकी यूनिट होती है सेकेंड। अगर आपको फ्रिक्वेंसी दी गई है तो आप उसका टाइम पीरियड भी निकाल सकते हो 1/f करके, तो वो हो जाएगा उसका टाइम पीरियड। टी इक्वल टू क्या कहलाएगा, इसका टाइम पीरियड, टाइम पीरियड। अब सुनेंगे, अब मेन कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पे लैगिंग और लीडिंग का। तो लैगिंग और लीडिंग कैसा होगा, अगर मैं यहाँ पे एक सिग्नल लिख रहा हूं, अगर मैं लिखूं BT इक्वल टू BM साइन ओमेगा टी प्लस फाइव या प्लस थीटा लिखूं, और एक जगह लिखूं BT इक्वल टू BM साइन ओमेगा टी माइनस थीटा, ओमेगा टी माइनस थीटा। तो ओमेगा टी प्लस थीटा, जब भी आपका प्लस एंगल आएगा तो आपका सिग्नल किस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, आपका सिग्नल लेफ्ट डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। जब भी माइनस थीटा आएगा तो किस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, आपका राइट डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। आपको शिफ्टिंग पता होनी चाहिए कि शिफ्टिंग कैसे होगी। तो अगर मैं इसको ड्रॉ करूंगा तो ये सिग्नल कुछ ऐसे ड्रॉ होगा, ये सिग्नल कुछ थीटा डिग्री पहले शिफ्ट हो जाएगा, लाइक दिस, लाइक दिस। ये एंगल हो जाएगा थीटा, ये एंगल हो जाएगा थीटा। और अगर मैं इसको ड्रॉ करूं सेकंड वाले को, तो सेकंड वाला कैसे ड्रॉ होगा, सेकंड वाला ड्रॉ होगा ये थीटा डिग्री आगे चला जाएगा, ये थीटा डिग्री आगे चला जाएगा, लाइक दिस, ये थीटा डिग्री आगे चला जाएगा। अब इन दोनों सिग्नल को थोड़ा ऑब्जर्व करो। अगर मैं बोलूं इसको फिगर 1 बोलता हूं और इसको फिगर 2 बोलता हूं, अगर आप फिगर 1 में देखो तो मैं क्या बोलूंगा कि ये सिग्नल थीटा डिग्री पहले से स्टार्ट हो गया है। थीटा डिग्री पहले से स्टार्ट होने का मतलब है ये एडवांस हो गया है, क्योंकि इस सिग्नल का इसका जो बेस था, इसका इनिशियल पॉइंट था 0। अब इसका इनिशियल पॉइंट कहां पे है, अब इसका इनिशियल पॉइंट है माइनस थीटा, मतलब वो थीटा डिग्री पहले से स्टार्ट हो गया है। मतलब ये कौन सा वर्जन कहलाएगा, ये कहलाएगा एडवांस वर्जन, एडवांस वर्जन। और इसी को हम बोलेंगे लीडिंग सिग्नल। अब लीडिंग सिग्नल को हम कैसे पहचानेंगे, बहुत सारी डेफिनेशन है। सबसे पहले तो कि अगर आपका प्लस थीटा है या फिर प्लस फाइव है, कोई भी आपका फेस में प्लस है तो हमेशा वो लीडिंग होगा। सेकंड, अगर किसी सिग्नल का जो पीक है वो उसके बेस सिग्नल से पहले मिल रहा है, जैसे यहाँ पे इसका जो पीक था वो π/2 पर मिलता है, जो साइन का पीक होता है वो π/2 पर मिलता है, बट यहाँ पे जो पीक मिलेगा वो π/2 माइनस, मतलब थीटा डिग्री पहले मिल जाएगा। इसका मतलब जिसका पीक अगर हमें पहले मिले, अगर मैं इसका पीक बोलूं तो इसका पीक π/2 प्लस थीटा पे मिलेगा और इसका पीक π/2 माइनस थीटा पे मिलेगा। यहाँ कहीं पीक होगा वो π/2 माइनस थीटा पे होगा। तो जिसका पीक पहले मिल जाए वो क्या होगा, वो लीडिंग सिग्नल होगा, और जिसका पीक बाद में मिले वो क्या होगा, इसको हम बोलेंगे लैगिंग सिग्नल। ये क्या होगा, दिस इज लैगिंग सिग्नल, या फिर हम इसी को बोलते हैं, ये क्या हो रहा है, डिले हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डिले वर्जन, डिले वर्जन।
ये थीटा डिग्री बाद से स्टार्ट हुआ है, इसमें डिले आ गया है थीटा का, जिसको हम क्या बोलेंगे, डिले वर्जन। अब इन दो चीजों को ऑब्जर्व करो, अगर मैंने इसको लीडिंग बोला है तो किसके रिस्पेक्ट में बोला है, मुझे सबसे पहले बेस पता होना चाहिए। जैसे अगर आप बोल रहे हो कि कोई इंसान आपसे आगे चल रहा है, तो आपने क्या बोला, आपसे आगे चल रहा है, आप बेस हो। या फिर आप बोलोगे कि कोई इंसान आपसे पीछे चल रहा है, इसका मतलब आपने अपने आप को बेस बनाया, तभी तो आप बोल पाए कि कोई इंसान आपसे आगे है या फिर कोई इंसान आपसे पीछे है। इसका मतलब अगर मुझे लैगिंग और लीडिंग का कॉन्सेप्ट जानना है, लैगिंग और लीडिंग बताना है, तो सबसे पहले मुझे बेस पता होना चाहिए। बिना बेस के आप लैगिंग और लीडिंग पता नहीं कर सकते हो। तो अपने पास सिर्फ दो ही बेस है, या तो साइन बेस है या फिर कॉस बेस है। क्योंकि जब मैंने इसको लीडिंग बोला तो किस सिग्नल को देखकर बोला, मैंने इस सिग्नल को देख के बोला कि ये लीडिंग है। मैंने इस सिग्नल को लैगिंग बोला तो मैंने किस सिग्नल को देख के बोला लैगिंग, मैंने इस सिग्नल को देख के बोला। इसका मतलब सबसे पहले अगर मुझे लैगिंग और लीडिंग बताना है तो मुझे बेस पता होना चाहिए कि उसका बेस क्या है। अब अपने पूरे सब्जेक्ट में बेस या तो साइन बेस होगा या फिर कॉस बेस होगा। अगर साइन बेस होगा तो आप सिर्फ साइन बेस को ही देखकर बता पाओगे कि वो लैगिंग है या लीडिंग है। अगर कॉस बेस में है तो आप सारे सिग्नल को कॉस बेस में कन्वर्ट करो और फिर आप बता पाओगे कि वो लैगिंग करना है या फिर लीडिंग करना है। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है लैगिंग और लीडिंग का, जो आगे अभी आपको और अच्छे से क्लियर होने वाला है। जब आप थोड़ा सा डिटेल में पढ़ोगे कॉम्प्लेक्स नंबर, तब आपको क्लियर हो जाएगा कि आपका लैगिंग और लीडिंग का कॉन्सेप्ट है क्या। तो अगर हमें एसी जानना है तो सबसे पहले थोड़ा सा आपको कॉम्प्लेक्स नंबर की कैलकुलेशन पता होनी चाहिए। ये कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऐड कैसे करते हैं, उनको हम सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, उनको हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, उनका हम रेसिप्रोकल कैसे लेते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज आपको पता होनी चाहिए। तो थोड़ा सा हम कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में जान लेते हैं हल्का सा। ये आपकी 10th की चीजें होती हैं वैसे, फिर भी आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा, तो यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कितने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर मान लो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड, तो या तो आपको लिखा होगा रियल और प्लस इमेजिनरी पार्ट के फॉर्म में, एक्स प्लस जी वाई के फॉर्म में। ये वाला फॉर्म कहलाएगा आपका रेक्टेंगुलर फॉर्म, रेक्टेंगुलर फॉर्म। अगर लिखा हो आर एंगल थीटा, ये कहलाएगा आपका पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म। या फिर लिखा हो आर ई की पावर जे थीटा, इन सभी का मतलब सेम है। चाहे लिख दो आप एक्स प्लस जी वाई, चाहे लिख दो आर एंगल थीटा, और चाहे लिख दो आर ई की पावर जे थीटा, ये कहलाता है आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म, या फिर इसी को हम बोलते हैं यूलर फॉर्म, यूलर फॉर्म। और यूलर फंक्शन कहलाता है ये यूलर फॉर्म। ठीक है, अब हमें जानना ये है कि अगर मैं इसको ड्रॉ करूंगा तो मैं कैसे ड्रॉ करूंगा। तो बेसिकली अगर मैं इसको ड्रॉ करना चाहूंगा तो ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी एक्सेस है, ये रियल एक्सेस है। अगर मैं बोल रहा हूँ एक्स प्लस जे वाई, तो यहाँ कहीं होगा एक्स प्लस जे वाई, यहाँ कहीं होगा ये ये वाली वैल्यू हो जाएगी एक्स। ये अगर मैं अलग पेन से इसको ड्रॉ करूं तो ये वैल्यू हो जाएगी एक्स और ये वैल्यू हो जाएगी वाई। अब इसका पोलर फॉर्म कैसे निकालोगे, इसके ओरिजिन से जो डिस्टेंस होगी उस पॉइंट की, वो डिस्टेंस होगी आर, वो डिस्टेंस होगी आर, ये कहलाएगा इसका मैग्नीट्यूड। और जो ये एक्स एक्सिस से एंगल बनेगा ये होगा थीटा। तो आर थीटा हम कैसे निकालेंगे, आपको फॉर्मूले पता होंगे। आर इक्वल टू होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड थीटा इक्वल टू होगा टेन इनवर्स वाई वाई एक्स, वाई अपॉन एक्स, ये हो जाएगा एंगल थीटा। तो आपको पता होना चाहिए कि आपको रेक्टेंगुलर फॉर्म से पोलर फॉर्म में कैसे जाना है, पोलर फॉर्म से रेक्टेंगुलर फॉर्म में कैसे जाना है, क्योंकि यही सारी कैलकुलेशन है जो आपकी प्रॉब्लम करती हैं कि आपको रेक्टेंगुलर फॉर्म से पोलर फॉर्म में नहीं जा पाते हो। आपको समझ में ही नहीं आता है कि कहाँ पे मुझे रेक्टेंगुलर फॉर्म में रखना है, कहाँ पे मुझे उसको पोलर फॉर्म में रखना है। ये सारी चीजें आज आज की क्लास में डिस्कस करने वाला हूँ। तो ये तो हो गया इसका पोलर फॉर्म कि अगर आपको रेक्टेंगुलर फॉर्म दिया है तो ये आपको क्या निकल आएगा, ये निकल आएगा इसका पोलर फॉर्म। अब पोलर फॉर्म से आपको रेक्टेंगुलर फॉर्म में कैसे जाना है सुनेंगे। आपके पास एक और फंक्शन है, एक और टाइप है जिसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ई की पावर जे थीटा। तो ई की पावर जे थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा प्लस जे साइन थीटा, जिसको हम लिखेंगे आर कॉस थीटा प्लस आर साइन थीटा।
जे के साथ इमेजिनरी। अगर मैं इसको कंपेयर करूं, क्योंकि जेड सिंगल तो यही है ना, जेड सिंगल तो यही कॉम्प्लेक्स नंबर है एक्स प्लस जे वाई, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू हो जाएगा आर कॉस थीटा एंड वाई इक्वल टू हो जाएगा आर साइन थीटा। तो ये क्या हो जाएगा आपका, अगर आपको पोलर फॉर्म से, यही तो है आपका पोलर फॉर्म आर एंगल थीटा, जिसको हमने क्या लिखा आर ई की पावर जे थीटा। तो आपको दोनों फॉर्म पता होना चाहिए कि पोलर फॉर्म से रेक्टेंगुलर में कैसे जाना है, रेक्टेंगुलर से पोलर में कैसे जाना है, तभी आप एसी सिग्नल को सॉल्व कर पाओगे, तभी आप एसी सर्किट को सॉल्व कर पाओगे। ये तो हो गई आपकी बात किसकी, किस पोलर फॉर्म से रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर से पोलर। अब हमें कैलकुलेशन करनी है कॉम्प्लेक्स नंबर की कैलकुलेशन, इसका मतलब हमें जोड़ना है, उनको ऐड करना है, उनको सब्ट्रैक्ट करना है, उनको डिवाइड करना है। तो अगर मान लो दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हैं Z1 इक्वल टू x1 प्लस जे वाई वन, जिसका पोलर फॉर्म है मान लेते हैं R1 एंगल थीटा वन, एंड Z2 इक्वल टू है x2 प्लस जे वाई टू, एंड इसका पोलर फॉर्म है R2 एंगल थीटा टू। दोनों फॉर्म दिए गए हैं। अब पहली ऑपरेशन कि अगर मुझे इनको ऐड करना है, अगर कभी कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना हो, जैसे जब मैंने सीरीज कॉम्बिनेशन बताया था रेजिस्टेंस का, तो रेजिस्टेंस का सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, सारे रेजिस्टेंस ऐड हो जाते हैं। सिमिलरली जब आप इंपेडेंस ऐड करोगे, इंपेडेंस क्या है आपका, कॉम्प्लेक्स होता है। जब आप इंपेडेंस ऐड करोगे सीरीज में, तो वहां पे आपको एडिशन परफॉर्म करना पड़ेगा, और जब आप एडिशन परफॉर्म करोगे तो आपको करना क्या है, जो आपके इंपेडेंस है वो किस फॉर्म में होने चाहिए, वो आपके रेक्टेंगुलर फॉर्म में होने चाहिए। इसका मतलब अगर मैं इनको ऐड करूंगा तो क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस जे वाई वन प्लस वाई टू। एसी सिग्नल पहले बहुत इजी हुआ करती थी, जब कैलकुलेटर अलाउ होता था तो एसी सिग्नल बहुत इजी हुआ करती थी। आप सिंपली चाहे पोलर फॉर्म में रखो, चाहे उसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में रखो, आप सिंपली उसको एक कैलकुलेटर से उसको सॉल्व कर देते थे। बट अब कैलकुलेटर अलाउ नहीं है गेट के एग्जाम में, और किसी भी एग्जाम में वो कैलकुलेटर अलाउ नहीं है। अगर कैलकुलेटर है भी तो वहां पे वर्चुअल कैलकुलेटर होता है, वहां पे आप कॉम्प्लेक्स नंबर को सॉल्व नहीं कर सकते हो। तो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर की मैनुअल कैलकुलेशन आनी चाहिए कि मुझे ऐड कैसे करना है, सब्ट्रैक्ट कैसे करना है। अगर मुझे सब्ट्रैक्ट करना है तो क्या करूंगा मैं, अगर मान लो Z1 माइनस Z2 करना है तो मैं क्या करूंगा, इसको फिर से मैं पोलर फॉर्म में ही रखूंगा, और वैल्यू क्या हो जाएगी, x1 माइनस x2 प्लस जे y1 माइनस y2, ये हो जाएगी। अगर मुझे मल्टीप्लाई करना है Z1 इंटू Z2 तो आप सुनेंगे, अगर मुझे मल्टीप्लाई करना है तो आपके पोलर फॉर्म में ज्यादा इजी होगा। मल्टीप्लाई करना पोलर फॉर्म में ज्यादा इजी होगा। क्या होगा उसका पोलर फॉर्म में, अगर मुझे मल्टीप्लाई करना है R1 थीटा वन इंटू R2 थीटा टू, तो मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तो इनके मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई हो जाएंगे और इनके एंगल ऐड हो जाएंगे, थीटा वन प्लस थीटा टू। फोर्थ, अगर मुझे डिवाइड करना है, ये जल्दी जल्दी ऑपरेशन देख लेते हैं, अगर मुझे डिवाइड करना है तब भी किस फॉर्म में होना चाहिए, पोलर फॉर्म में होना चाहिए। तो पोलर फॉर्म में क्या होगा, R1 थीटा वन डिवाइड बाई R2 थीटा टू, तो इनके मैग्नीट्यूड डिवाइड हो जाएंगे, R1 डिवाइड बाई R2, और एंगल जब ऊपर जाता है तो माइनस का हो जाता है, उनका उसका साइन चेंज हो जाता है, अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अगर मुझे इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट या फिर एक आपको नंबर दिया है z इक्वल टू एक्स प्लस जे वाई, अगर मुझे इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट निकालना है तो आप कैसे निकालो, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का मतलब है जे को माइनस जे से रिप्लेस कर दो, तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस जे वाई हो जाएगा, सिंपल एक्स माइनस जे वाई हो जाएगा। अगर मुझे इसका रेसिप्रोकल निकालना है 1/z, तो 1/z कैसे होगा, आप इसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में ही रखो। इसका अगर रेक्टेंगुलर फॉर्म में बोलूं आर एंगल थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/r, और एंगल जब ऊपर जाता है तो बन जाता है माइनस थीटा। तो ये छोटी छोटी कैलकुलेशन है जो आपको पता होनी चाहिए कि हम रेसिप्रोकल कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, डिवाइड कैसे करेंगे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए अगर आपको एसी सिग्नल सीखना है तो। अब मैं आता हूं कॉन्सेप्ट पर कि आपको लैगिंग और लीडिंग कैसे पहचानना है। तो सबसे पहले तो आपको दो बातें याद रखनी है लैगिंग और लीडिंग के लिए। अगर दो सिग्नल दिए हैं और मुझे बताना है कौन सिग्नल किसको लैग कर रहा है, किसको लीड कर रहा है, तो सबसे पहले तो दोनों सिग्नल के बेस सेम होने चाहिए। बेस या तो साइन बेस होगा या फिर कॉस बेस होगा। दूसरी चीज कि दोनों की फ्रिक्वेंसी भी सेम होनी चाहिए। एसएससी में इस साल जो क्वेश्चन आया हुआ था उसमें दो सिग्नल दिए थे, उसने बोला था कि इसमें लैगिंग और लीडिंग बताओ, कौन किसको लैग कर रहा है, कौन किसको लीड कर रहा है। बट उन दोनों की फ्रिक्वेंसी अलग अलग थी, तो उसमें एक ऑप्शन था कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अगर फ्रिक्वेंसी अलग अलग होगी तो उसमें हम लैगिंग और लीडिंग का कॉन्सेप्ट नहीं बता सकते कि कौन किसको लैग कर रहा है, कौन किसको लीड कर रहा है। तो हमेशा दो चीज याद रखनी है। सबसे पहले तो बेस शुड बी सेम, बेस शुड बी सेम।
अब बेस साइन भी हो सकता है और कॉस भी हो सकता है। अभी मैं बताऊंगा साइन कॉस में आपको कैसे कन्वर्ट करना है। सेकेंड, फ्रीक्वेंसी शुड बी सेम, फ्रीक्वेंसी भी उनकी सेम होनी चाहिए। अगर फ्रीक्वेंसी सेम नहीं है तो आप लैगिंग लीडिंग नहीं बता सकते। अब देखेंगे, अब ये सिंपल आपके 10th की ट्रिग्नोमेट्री के थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है कि आप साइन को कॉस में कैसे कन्वर्ट करोगे, कॉस को साइन में कैसे कन्वर्ट करोगे। अगर आपको माइनस साइन दिया है तो कॉस में कैसे जाओगे, माइनस कॉस दिया है तो आप कॉस में या साइन में कैसे जाओगे। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जो आपको बहुत काम आती है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर मान लो आपको एसी सिग्नल कॉस बेस में दिया है, जो आपका एसी सोर्स लगा हुआ है वो कॉस बेस में है, तो आपके उस सर्किट के सारे रिस्पॉन्स कॉस बेस में आएंगे। अगर आपको साइन बेस में दिया है तो सारे के सारे सर्किट आपके साइन बेस में आएंगे। और अगर आपको पोलर फॉर्म में दिया है तो सारे के सारे आपके रिस्पॉन्स क्या आएंगे, आपके पोलर फॉर्म में आएंगे। तो आपको हो सकता है जो ऑप्शन दिए गए हैं, सिग्नल तो आपको साइन बेस में है बट जो ऑप्शन है वो आपको कॉस बेस में है। तो आपको पता होना चाहिए साइन से कॉस में कैसे आना है, साइन से माइनस कॉस में कैसे आना है। तो सुनेंगे, सबसे पहले साइन के लिए लिखता हूं साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, साइन ओमेगा टी प्लस पाई एंड साइन ओमेगा टी माइनस पाई। अगर एंगल आपका पाई या 2 पाई ऐड होता है तो साइन का साइन रहता है, कॉस का कॉस रहता है। अगर पाई बाई टू या 3 पाई बाई टू ऐड या सब्ट्रैक्ट होता है तो साइन का कॉस हो जाता है, कॉस का साइन हो जाता है। ये चीज आपको पता होगी, 10th की ट्रिग्नोमेट्री है। सेकंड थिंग, अगर मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट की बात करूं, ये आपके 4 कोऑर्डिनेट है फर्स्ट सेकंड, तो यहाँ पे सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक जितने फंक्शन होते हैं सारे के सारे प्लस होते हैं। साइन हो, कॉस हो, टेन हो, कोसेक हो, सेक हो, कॉट हो, सारे सारे यहाँ पे पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पे साइन फंक्शन आपका पॉजिटिव होता है, यहाँ पे टेन फंक्शन आपका पॉजिटिव होता है और यहाँ पे कॉस फंक्शन आपका पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो अब अगर आपका लिखा है साइन ओमेगा टी माइनस पाई, या फिर हम इसको लिखें दूसरी चीज, एक चीज और आप और जान लो, साइन माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस साइन थीटा एंड कॉस माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा। ये चीज भी आपको याद रखनी है। तो मैं इसको लिख सकता हूं माइनस का साइन पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी, कोई दिक्कत नहीं है, साइन पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी। अब देखो साइन पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी कहाँ पहुंच जाएगी, पाई बाई टू, ये 0 डिग्री होता है, ये पाई बाई टू होता है, ये पाई होता है, ये 3 पाई बाई टू होता है और ये अगेन 2 पाई हो जाता है। तो पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी कहाँ पहुंच जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है और साइन का क्या हो जाता है, कॉस हो जाता है, तो ये बन जाएगा माइनस का कॉस ओमेगा टी। ये चीज आप घर पे करना, बैठ के करना, 10th की थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री याद करना, आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू कहाँ पहुंच जाएगा, सेकंड में पहुंच जाएगा और सेकंड में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है और इसका क्या हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी प्लस पाई, साइन ओमेगा टी प्लस पाई कहाँ आ जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होता है तो माइनस साइन ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी माइनस पाई, इसको हम लिख सकते हैं साइन पाई माइनस ओमेगा टी, पाई माइनस ओमेगा टी। ये क्या बन जाएगा, ये अगेन बन जाएगा साइन माइनस साइन ओमेगा टी। इसको मैंने जल्दी जल्दी बताया है ताकि आपकी ये 10th की चीजें हैं, आपने 10th में जो मैथ पढ़ी है ट्रिग्नोमेट्री, आप वहां से रिलेट कर सकते हो। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं बट यहाँ पे आपकी बहुत ज्यादा काम आने वाली हैं और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यहीं पे होती है। अब मैं अगर यहाँ पे इनका फेजर बनाऊं तो देखो मैंने साइन बेस लिया है, तो मैंने साइन बेस यहाँ पे ले लिया, ये आपका साइन बेस है, ये साइन बेस है। अब मैं अगर साइन में प्लस पाई बाई टू देखेंगे, अगर मैं एंगल ऐड करता हूं तो हमेशा वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा। अगर मैं प्लस में जाता हूं तो हमेशा प्लस में आपका इस डायरेक्शन में जाएगा और अगर मैं माइनस में जाता हूं तो माइनस में हमेशा इस डायरेक्शन में जाऊंगा। ध्यान से सुनेंगे, अगर मैं प्लस पाई बाई टू करता हूं तो मैं कहां पहुंच जाऊंगा, मैं पहुंच जाऊंगा यहाँ। और अगर मैं माइनस पाई बाई टू करता हूँ, ये प्लस पाई बाई टू है या फिर प्लस 90 है, और अगर मैं माइनस पाई बाई टू करता हूँ तो मैं यहाँ पहुंच जाऊंगा नीचे की तरफ। जब मैं प्लस पाई बाई टू करूंगा तो मैं कहाँ पहुंच गया, मैं पहुंच गया कॉस ओमेगा टी पर। और साइन पाई बाई टू जब मैं माइनस करूंगा तो मैं पहुंच गया माइनस कॉस ओमेगा टी पर। अब चाहे प्लस 180 करो चाहे माइनस 180 करो, आप कहाँ पहुंचोगे, आप पहुंचोगे माइनस साइन ओमेगा टी पर। अब देखो मैं यहाँ से क्या बोल रहा हूँ,
मैं यहाँ से कुछ ऐसा बोल सकता हूँ, ये साइन ओमेगा टी है जो जिसको मैंने बेस लिया था, तो मैं बोल सकता हूँ कि कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी को 90 डिग्री से लीड कर रहा है। या फिर मैं दूसरी भाषा में बोलूंगा कि साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी को 90 डिग्री से लैग कर रहा है। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आते हो तो लीडिंग है, और अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आते हो तो लैगिंग है। इसका मतलब जब जब आपने साइन को पकड़ा, यहाँ से आपने साइन को पकड़ा और आप प्लस पाई बाई टू मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गए तो आपको क्या मिला, कॉस ओमेगा टी। तो आप बोलोगे कि कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी को 90 डिग्री से लीड कर रहा है। और जब आपने साइन को यहाँ से पकड़ा बेस और आप माइनस 90 गए तो आप क्या बोलोगे, माइनस कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी को 90 डिग्री से लैग कर रहा है। तो ये लैगिंग लीडिंग का कॉन्सेप्ट है। आप दूसरी लैंग्वेज में ऐसा ही बोल सकते हो कि अगर आप कॉस को पकड़ो तो अगर आपको साइन पे जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना पड़ेगा। इसका मतलब आपका ये हो जाएगा कि साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी को 90 डिग्री से लैग कर रहा है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए लैगिंग और लीडिंग का। सिमिलरली अगर मैं कॉस का देखूं तो कॉस ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, कॉस ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, कॉस ओमेगा टी प्लस पाई एंड कॉस ओमेगा टी माइनस पाई। तो देखो इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी, क्योंकि कॉस माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा। और पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी कहाँ पहुंच जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट में तो कैसा होता है, ये पॉजिटिव होता है, तो ये बन जाएगा साइन ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू ये कहाँ पहुंच जाएगा, सेकंड में कैसा होता है, माइनस होता है, ये बन जाएगा माइनस साइन ओमेगा टी। चाहे आप प्लस पाई बाई टू चाहे आप प्लस पाई करो चाहे माइनस पाई करो, हमेशा पहुंचोगे आप माइनस कॉस ओमेगा टी पर। अब मैं अगर इसका फेजर बनाऊं तो मैंने कॉस को बेस लिया, मैंने यहाँ पे कॉस को बेस लिया, दिस इज कॉस ओमेगा टी। अब मैं अगर प्लस पाई बाई टू करूंगा तो मैं कहाँ पहुंच जाऊंगा, प्लस पाई बाई टू करूंगा 90 डिग्री करूंगा तो मैं पहुंच जाऊंगा माइनस साइन ओमेगा टी पर। और अगर मैं माइनस पाई बाई टू करूंगा तो मैं पहुंच जाऊंगा साइन ओमेगा टी पर। और अगर मैं प्लस पाई बाई टू या माइनस पाई बाई टू करूंगा तो मैं पहुंच जाऊंगा माइनस कॉस ओमेगा टी पर। ये बन गया फेजर। तो आपको सबसे पहले तो एसी में, अगर आपको एसी सिग्नल पढ़ना है, एसी सर्किट पढ़ना है, तो आपको फेजर डायग्राम बनाना बहुत अच्छे से आना चाहिए। फेजर डायग्राम कैसे बनाना है अभी हम धीरे धीरे करके सीख जाएंगे सब कुछ। तो आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना है कि हमने यहाँ पे फेजर कैसे बनाया। आपको एंगल से आपको क्या करना है, चलना है क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, किसी एक डायरेक्शन में चलना है। जहां पे आप पहुंचोगे, जैसे अगर मैं बोलूं कि कॉस में आपने 90 डिग्री ऐड किया तो आप कहाँ पहुंच गए, माइनस साइन ओमेगा टी पर। तो मैं यहाँ पे ऐसा बोल सकता हूँ कि माइनस साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी को 90 डिग्री से लीड कर रहा है। या फिर मैं ऐसा बोलूं कि कॉस ओमेगा टी माइनस साइन ओमेगा टी को 90 डिग्री से लीड कर रहा है। आप किसी भी लैंग्वेज में कुछ ही बोल सकते हो। तो ये हो गए आपके छोटे छोटे कॉन्सेप्ट। अब मान लो आपको दो सिग्नल दिए हैं, एक मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ, आर्बिट्रेरी क्वेश्चन है कि एक आपको B1T दिया है 5 cos ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री, और एक B2T दिया है आपको -5 साइन ओमेगा टी माइनस का 60 डिग्री। ये आपको एक क्वेश्चन दिया गया है। अब मुझे ये बताना है कि B1T और B2T में से कौन लैग कर रहा है, कौन लीड कर रहा है। सुनेंगे ध्यान से। क्या इन दोनों के बेस सेम है? नहीं, इन दोनों के बेस सेम नहीं है। एक का बेस कॉस है, दूसरे का बेस है माइनस साइन। देखो अगर मैं इस फेजर डायग्राम को देखूं तो बेसिकली अपने पास चार बेस हो सकते हैं। या तो या तो आपका साइन बेस हो सकता है, या फिर कॉस बेस हो सकता है, या फिर माइनस साइन बेस हो सकता है, या फिर माइनस कॉस बेस हो सकता है। तो यहाँ पे एक का बेस है कॉस और एक का बेस है माइनस साइन। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, दोनों को बेस सेम बनाना है। मैंने आपको क्या बताया था, अगर आपको लैगिंग या लीडिंग बताना है तो सबसे पहले दोनों को बेस सेम होने चाहिए। तो हमें तो सिर्फ दो ही बेस लेके चलना है, कंफ्यूजन को दूर करना है। चार बेस हमें लेके नहीं चलने हैं, हमें सिर्फ दो ही बेस लेके चलना है, या तो साइन बेस ले लो या फिर कॉस बेस ले लो। ठीक। अब देखो अगर मुझे कॉस से साइन में जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, कितनी डिग्री आपको प्लस पाई बाई टू करना पड़ेगा या फिर और कुछ करना पड़ेगा। तो मैं आपको दिखा देता हूं। आपको कॉस से साइन में जाना है, ये रहा। अगर आपको कॉस से साइन में जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पाई बाई टू ऐड करना पड़ेगा। तो मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूं कि 5 साइन ओमेगा टी प्लस 30 और प्लस का पाई बाई टू या 90 डिग्री। तो आप क्या लिख दोगे, इसको लिख दोगे 5 साइन ओमेगा टी और प्लस 120 डिग्री। ये हो गया।
अब मुझे माइनस साइन से साइन पे जाना है, तो माइनस साइन से साइन पे जाने के लिए या तो आप प्लस पाई करो या फिर आप माइनस पाई करो, आप दोनों से सेम आंसर पे पहुंचोगे। अब आपको देखना ये है कि आप प्लस पाई में ज्यादा कंफर्टेबल है या फिर माइनस पाई में ज्यादा कंफर्टेबल। देख रहे हो यहाँ पे -60 है, अगर मैं प्लस कर दूंगा तो ये एंगल कम हो जाएगा। देखेंगे अगर मैं इसको लिखूंगा तो ये बन जाएगा 5 साइन ओमेगा टी -60 और प्लस का 180 डिग्री, क्योंकि पाई की वैल्यू होती है 180 डिग्री, तो आप पहुंच जाओगे 5 साइन ओमेगा टी और प्लस का 120 डिग्री। अब देखो दोनों के बेस सेम हो गए हैं, दोनों के बेस क्या बन गए हैं, साइन बन गया है, इसका बेस भी साइन बन गया है और इसका बेस भी साइन बन गया है। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे दोनों का फेजार बनाऊं, देखेंगे जरा, मैंने साइन बेस ले लिया है, ये साइन बेस है, ये साइन ओमेगा टी है। तो जो पहला वाला है वो कहाँ पे है, साइन ओमेगा टी प्लस 120 डिग्री, तो 120 डिग्री कहाँ होगा, 90 डिग्री यहाँ होता है, 120 डिग्री यहाँ होगा, तो आपका प्लस में है, इसका मतलब आपको इस डायरेक्शन में चलना है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, 120 डिग्री, ये 120 डिग्री, ये हो गया आपका B1T। और अगर आप ऑब्जर्व करो B2T भी तो यही है, B2T भी यही है, B2T भी आपका इसी डायरेक्शन में है और दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है 120 डिग्री। इसका मतलब ये दोनों तो सेम फेस में हो गए। जो आपको सिग्नल पहले एक में 30 डिग्री एक में 60 डिग्री दिख रहा था, जब हमने दोनों के बेस सेम बनाए तो आपको पता लगा ये तो दोनों सेम डायरेक्शन में है, इनका मतलब दोनों सेम फेस में है, इन फेस है, ये तो ना किसी को लीड कर रहा है ना कोई किसी को लैग कर रहा है। हाँ, अब मैं अगर आपको थोड़ा सा इसी में थोड़ा सा ऐड इसको कर दूं मैं -30, प्लस की जगह इसको मैं कर दूं -30, ये हो गया -30। अब क्या बनेगा, ये बन जाएगा +30 की जगह -30। तो अब यहाँ पे आंसर कितना आएगा, या प्लस 120 ना होके कितना आएगा, प्लस का 60 डिग्री, ये बन गया प्लस का 60 डिग्री। अब देखेंगे अब ये कैसे बनेगा, तो B2T तो यही है 120 डिग्री पे, B1T कहाँ है, B1T है 60 डिग्री पे, यहाँ पे ये रहा B1T। अब मैं B1T यहाँ नहीं लेता हूँ, ये B1T अब यहाँ ना लेके मैंने कहाँ पे लिया, ये, और ये एंगल कितना है 60 डिग्री। अब आप साफ साफ पहचान पा रहे हो कि अगर आपको B1T और B2T में से लैगिंग और लीडिंग जानना है तो ये एंगल कितना है, ये एंगल बचा आप 60 डिग्री। तो आप साफ साफ बता पाओगे, या तो आप ऐसे बोलो कि B2T B1T को 60 डिग्री से लीड कर रहा है, या फिर आप ऐसे बोलो कि B1T B2T को 60 डिग्री से लैग कर रहा है। मैं यहाँ पे फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप क्या बोलोगे कि B2T B1T को 60 डिग्री से लीड कर रहा है, या फिर B1T B2T को 60 डिग्री से लैग कर रहा है, आप किसी भी डायरेक्शन में बोल सकते हो। अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलोगे तो आपको क्या मिला, B2T, तो आप क्या बोलोगे, B2T B1T को 60 डिग्री से लीड कर रहा है। और अगर आप इस डायरेक्शन में चलोगे तो आप क्या बोलोगे कि B1T B2T को 60 डिग्री से लैग कर रहा है। तो आपको पता लग गया कि कौन लीड कर रहा है, कौन लैग कर रहा है और कितनी डिग्री से कर रहा है, ये चीज भी आपको पता लग गई। तो सबसे पहले तो आपने दोनों को बेस सेम बना लिए, तभी आप बता पाए कि कौन किसको लैग कर रहा है, कौन किसको लीड कर रहा है। अब बेसिकली फेजार है क्या, फेजार हम लिखेंगे कैसे, ये चीज आपको जानना है। अगर आपको कोई सिग्नल दिया है BM साइन ओमेगा टी, BT इक्वल टू BM साइन ओमेगा टी लिख लो या फिर कॉस ओमेगा टी लिख लो, आप किसी फॉर्म में लिख सकते हो, BM कॉस ओमेगा टी, या फिर प्लस थीटा भी कर लो, ओमेगा टी प्लस थीटा। अब आपने अभी कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा है, जब आपने लिखा था R कॉस थीटा प्लस JR साइन थीटा, यही तो लिखा था। तो अगर मैं बोलूं R कॉस थीटा क्या है, R cos थीटा है दिस इज द रियल पार्ट ऑफ Z, या फिर रियल पार्ट ऑफ Z को हमने क्या लिखा था, इसको हमने इस फॉर्म में भी तो लिखा था R एंगल थीटा, या फिर R e की पावर j थीटा, आप किसी फॉर्म में लिख सकते हो। तो आप क्या लिखोगे, R e की पावर j थीटा क्या है, ये रियल पार्ट है। सिमिलरली अगर BT इक्वल टू BM cos ओमेगा टी प्लस थीटा दिया है, ये चीज दी हुई है, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, आप लिख सकते हो BT इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ BM e की पावर j ओमेगा टी प्लस थीटा, आप लिख सकते हो या तो ओमेगा टी प्लस थीटा, ये चीज आपको ध्यान देनी। अब मैं क्या लिखूंगा इसको, रियल पार्ट ऑफ BM, इसको अलग अलग कर देते हैं, j ओमेगा टी और e की पावर j थीटा,
ई की पावर जे थीटा। अब ध्यान से सुनेंगे, ये जो आपका बन गया रियल पार्ट ऑफ, इसको मैं ले लेता हूँ v, एक फेजर लिख देता हूँ v और ई की पावर जे थीटा। तो जो आपका v है, ये जो v बना है यही क्या है आपका, आई एम सॉरी, यहाँ पे जे थीटा नहीं, जे ओमेगा टी लिखो, दिस इज जे ओमेगा टी। तो यहाँ पे जो आपका v आया ना, ये चीज जो आई है v, यही क्या है, फेजार कहलाता है, यही कहलाता है आपका फेजार। तो v है क्या, दिस इज द फेजार ऑफ साइनसोइडल सिग्नल, साइनसोइडल सिग्नल। इसका मतलब अगर मैं फेजार लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा बी एम ई की पावर जे थीटा, या फिर सिंपल बी एम एंगल थीटा। इसका मतलब आपके फेजार में क्या क्या इंफॉर्मेशन है, आपका जो फेजार है उसमें सिर्फ आपको दो इंफॉर्मेशन पता लग रही है, एक तो उसका मैग्नीट्यूड पता लग रहा है और एक उसका एंगल पता लग रहा है कि वो लैग कर रहा है या फिर लीड कर रहा है। अब इस फेजार में आपको फ्रीक्वेंसी नहीं दिख रही है, बट जब भी आपको फेजार दिया जाए, आपका जो एसी सिग्नल है वो फेजार फॉर्म में भी हो सकता है। जब भी आपको फेजार दिया जाए तो हमेशा ध्यान रखना है कि उसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी भी एसोसिएट होगी, फ्रीक्वेंसी भी साथ साथ चल रही होगी, बट आपको वो फ्रीक्वेंसी दिख नहीं रही है, आपको फ्रीक्वेंसी वो दिख नहीं रही है। बट अगर आपको फेजार दिया गया है, इसका मतलब उसके साथ फ्रीक्वेंसी भी होगी। अगर मान लो कभी आपको ऐसा दिया है कि बी टी इक्वल टू 2 एंगल 30, तो इसका मतलब आप इसको कैसे इंटरप्रेट कर सकते हो, आप इसको ऐसे इंटरप्रेट कर सकते हो, या तो आप लिख सकते हो 2 cos ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री, या फिर आप लिख सकते हो 2 sin ओमेगा टी माइनस 30 डिग्री। क्योंकि अगर आप, जब आपको फेजार दिया जाता है तो आपको नहीं पता कि उसका बेस क्या होगा, उसका बेस साइन भी हो सकता है और उसका बेस कॉस भी हो सकता है। तो आप कुछ इस फॉर्म में भी लिख सकते हो इसको इंटरप्रेट करके, और आप इस फॉर्म में भी ले सकते हो इंटरप्रेट करके। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि जब आपको फेजार दिया जाएगा तो इसके साथ फ्रिक्वेंसी भी एसोसिएट है, आप उस फ्रिक्वेंसी को भूल मत जाना, उसके साथ फ्रिक्वेंसी भी चल रही है, बस आपको वो दिख नहीं रही है। आपके पास सिर्फ दो ही चीजों की इंफॉर्मेशन है फेजार से, उसके मैग्नीट्यूड की और उसके एंगल की। इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी आई थिंक। तो आप फेजार को इससे इंटरप्रेट कर सकते हो। तो ये तो हो गया फेजार रिप्रेजेंटेशन। बट अब आते हैं कि क्वेश्चन में हमें फेजार कैसे देखना है। ये तो जो 2 वोल्ट है ये हमने यहाँ पे पीक वैल्यू ले ली है, बट जो आपका क्वेश्चन है और जो स्टैंडर्ड बुक है, जब आप स्टैंडर्ड बुक फॉलो करोगे, स्टडी टू में साफ साफ लिखा हुआ है, जो जो उसके इनिशियल चैप्टर है उसने सबसे पहले फेजार में जो ये वाली वैल्यू होती है वो उसने पीक वैल्यू ली है। बट बाद में जब उसने आरएमएस को डिफाइन कर दिया है तो उसने बोला है कि इसके बाद के जितने भी क्वेश्चन होंगे आरएमएस में इस 2 वोल्ट का मतलब होगा कि ये इसकी आरएमएस वैल्यू है, ना कि पीक वैल्यू है। तो देखो क्वेश्चन में जब भी आपको फेजार दिया जाएगा, या तो वो बोल देगा 90% केस में या 95% केस में बोल देगा कि जो ये वैल्यू है 2 वोल्ट है, ये इसकी पीक वैल्यू है या फिर आरएमएस वैल्यू है। बट अगर नहीं दिया जाए, अगर कुछ भी नहीं दिया जाए, तो बाय डिफॉल्ट जो 2 होगा वो उसकी आरएमएस वैल्यू होगी हमेशा। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो एग्जाम पर्पज के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, जो अपने एग्जाम में कन्वेंशन यूज होता है हमेशा, आज तक जो भी आपके क्वेश्चन आए हैं उनमें जो कन्वेंशन यूज हुआ है, उसमें कन्वेंशन यूज यही हुआ है कि जब भी आपको फेजार दिया जाएगा, ये 2 वोल्ट का मतलब है ये इसकी आरएमएस वैल्यू है, ना कि इसकी पीक वैल्यू है। तो उसकी पीक वैल्यू कितनी होगी, फिर उसकी पीक वैल्यू हो जाएगी 2√2, क्योंकि साइनसोइडल सिग्नल की पीक वैल्यू कितनी आरएमएस वैल्यू होती है Vm/√2, तो इसकी पीक वैल्यू हो जाएगी 2√2। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे क्वेश्चन बहुत गलत होने के चांस होते हैं जब भी आप फेजार को सॉल्व करते हो, कि फेजार में आपको जो भी वैल्यू दी जाएगी, ये वाली जो वैल्यू है ये हमेशा आरएमएस वैल्यू ही होगी। तो हमने क्या क्या सीख लिया कि हम एसी सिग्नल को कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक तो बीटी इक्वल टू आपको मिल सकता है इस फॉर्म में, बीटी साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, ये और Vm cos ओमेगा टी प्लस थीटा, cos ओमेगा टी प्लस थीटा, ये कहलाएगा इसका टाइम डोमेन फॉर्म, या फिर टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन। इसी को हम लिख सकते हैं इसके फेजार फॉर्म में, कैसे लिखेंगे, Vm/√2 एंगल थीटा, ये हो जाएगा इसका फेजार फॉर्म। और इसी को हम बोलेंगे पोलार फॉर्म,
या फिर इसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। रेक्टेंगुलर फॉर्म में क्या हो जाएगा कि Bm/√2, इसको लिख सकते हैं cos थीटा प्लस जे साइन थीटा। तो आपको तीनों फॉर्म याद रखने हैं। जब भी आप एसी सिग्नल पढ़ रहे हो तो आपको तीनों फॉर्म याद रखने हैं कि किस किस फॉर्म से हम एसी सिग्नल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने सिर्फ एसी सिग्नल जाना है। अभी हमने एसी सर्किट नहीं पढ़ा, अभी हमने जाना है एसी सिग्नल क्या है, किस किस फॉर्म में हो सकता है, उसकी कैलकुलेशन कैसे होगी। अब हम अगली क्लास में जानेंगे कि एसी सिग्नल को हम ऐड कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे। तो अगर आपको ये तीनों फॉर्म पता है तो आप आसानी से ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, क्योंकि आपको अब कॉम्प्लेक्स नंबर की कैलकुलेशन पता लग गई है कि अगर आपको ऐड करना है तो किस फॉर्म में होना चाहिए, रेक्टेंगुलर फॉर्म में। अगर आपको सब्ट्रैक्ट करना है तो किस फॉर्म में होना चाहिए, वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में। अगर आपको मल्टीप्लाई करना है तो किस फॉर्म में होना चाहिए, पोलर फॉर्म में। बट ध्यान रखना, जब भी आप एसी सिग्नल को ऐड कर रहे हो या फिर सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो दोनों के बेस सेम होने चाहिए। जैसे अगर आपको ये सिग्नल दिए गए थे, दो सिग्नल, एक था 5 cos ओमेगा टी माइनस 30 और एक था -5 sin ओमेगा टी माइनस 30। अगर मैं चाहूँ कि इन दोनों को ऐड करना है तो सबसे पहले तो मुझे इन दोनों को बेस सेम बनाने से पड़ेंगे। इन दोनों को बेस मैंने बना लिए साइन साइन फॉर्म में, इस फॉर्म में बना लिए। एक हो गया 5 sin ओमेगा टी प्लस 60 और एक हो गया 5 sin ओमेगा टी प्लस 120 डिग्री। अब आप इसको सबसे पहले रेक्टेंगुलर फॉर्म में चेंज करो और फिर उन दोनों को ऐड करो। तो ये आपके लिए असाइनमेंट हो जाएगा कि इन दोनों को ऐड करने के बाद आपका आंसर क्या आएगा। तो आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि आपका आंसर क्या आएगा। इन दोनों सिग्नल को आपको ऐड करना है या फिर सब्ट्रैक्ट करना है, तब आपके आंसर क्या आएंगे। तो आई होप आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि एसी पढ़ने से पहले हमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ना है वो बेसिक कॉन्सेप्ट है क्या, हमें उसमें कैसे अप्लाई करना है एसी सिग्नल में, वो हम जानेंगे अगली क्लास में। So if you really like my video, please like, share and subscribe to the channel. Thank you.